हमारी समावेशी कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे विशिष्ट बालकों के बारे में। तो विशिष्ट बालकों के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म है जेएस एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में एक अध्यापक के द्वारा एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, चारित्रिक यानी सभी पक्षों का विकास जो एक साथ हो सके, एक तरीके से हो सके और किसी भी प्रकार से विशिष्ट बच्चों में कोई भी हीन भावना ना आ सके। तो हम ये चर्चा पुरानी कक्षाओं में हम कर चुके थे। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट बालकों पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो हम विशिष्ट बालकों पर चर्चा कर चुके थे वो थे प्रतिभाशाली बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। आज का हमारा जो विशिष्ट बालक है वो है शैक्षिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, यानी कि उनके जो शरीर में कोई ना कोई कमियां होती हैं, वो उन बच्चों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं वो शरीर में उनके किसी एक पार्ट में कोई कमी होती है, ना कि पूरे शरीर में। उनका कोई एक पार्ट कमजोर होता है, मान लीजिए उनके आंखें कमजोर हैं, उनके कान कमजोर हैं, या उनके जो बोलने की शक्ति कमजोर है, या उनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है। इस तरीके से कोई एक पार्ट उनका कमजोर होता है, ना कि सारा शरीर। तो इसलिए हम यहाँ पर उनको आंशिक रूप से बोलते हैं। यहाँ आंशिक का मतलब होता है यानी कुछ कमी है, ना कि सारे शरीर में कमी। ठीक, तो ये हमने समझा है आंशिक रूप से अक्षम बच्चों का अर्थ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आंशिक रूप से जो मतलब शारीरिक, आंशिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं वो चार वर्गों में हम यहाँ बांट सकते हैं मुख्य रूप से। नंबर एक, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्दोष, अस्थिबाधित। दृष्टिबाधित जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, श्रवणबाधित जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, वाक्दोष यानी जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, और अस्थि बाधित जिनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही, यहाँ पर बाधित शब्द को भी ध्यान देंगे। यहाँ दृष्टि बाधित जो लिखा हुआ है, दृष्टि बाधित का मतलब होगा कि दृष्टि में बाधित है, यानी कि उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से दृष्टिहीन नहीं है, जब यानी दृष्टि कमजोर है, यानी दृष्टि देखने में सब बाधा होती है, ना कि वो किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से देखने में अक्षम नहीं है। वो जो है एक तरीके से उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी श्रवण बाधित यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ना कि पूर्ण रूप से वो सुनने में उसे कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमारी जो जितने भी आंशिक रूप से अक्षमताएं हैं हम पढ़ेंगे। ये चार प्रकार के हमने यहाँ पर बांटी है। शारीरिक रूप से चार अक्षमताएं होती हैं। तो सबसे पहला हमारा है दृष्टिबाधित। आज की हम कक्षा में दृष्टिबाधित पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगली कक्षाओं में अगली जो भी अक्षमताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। नंबर एक है दृष्टिबाधित। आंशिक रूप से दृष्टिबाधितता का क्या मतलब होता है? ऐसे दृष्टिबाधितों के नेत्रों को देखने की क्षमता 20 से 70 फीट होती है, यानी कि जो बच्चा, सामान्य बच्चा किसी 70 फीट मतलब किसी चीज को 70 फीट दूर से देख सकता है, वहीं जो होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चा जो है उसी चीज को 20 फीट की दूरी से देख सकता है। यानी कि एक बच्चे को हमने 70 फीट की दूरी पे खड़ा कर दिया, उसकी साइड में दूसरे आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों को यदि हम खड़ा कर देते हैं तो उसे वो चीज नहीं दिखाई देगी। उसे जो है थोड़ा आगे करना पड़ेगा, लगभग उस वस्तु से 20 फीट दूर। इसे मान सकते हैं कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड है, एक बच्चा हमारा 70 फीट दूर बैठा है, एक बच्चा हमारा जो है दृष्टिबाधित है, तो उसे हमें जो है बोर्ड से 20 फीट दूर ही बैठाना होगा, जिस प्रकार से वो उसे देख पाए। तो दृष्टिबाधिता का यहाँ पर जो है पैमाना है 20 से 70, यानी जो लोग 20 जो चीज 70% से सामान्य रूप से दिख सकती है, यदि वही चीज जो है कोई बच्चा 20 फीट की दूर से सही से देख पा रहा है तो दृष्टि बाधित की श्रेणी में आएगा। यहाँ पे भारत सरकार के जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसने भी अपनी परिभाषा दी है 1987 के अनुसार। आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वह हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी कि जो हमारी किताबें, हमारे चार्ट है, हमारे जो भी कंप्यूटर है, हमारे प्रोजेक्ट है, जो उन्हें देखने के लिए जो है चश्मे का प्रयोग करते हैं, वो एक तरीके से दृष्टिबाधित लोग होते हैं। तो जो चश्मा होता है दृष्टिबाधित लोगों का, उसमें जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ये मुख्य चीज है। अब जो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, अब अगर हम एक टीचर हैं तो हम अपनी क्लास में कैसे पहचानेंगे आंशिक दृष्टि अक्षमता किस बच्चे में है? तो इसकी पहचान है विशेषता के लिए। ऐसे बच्चे अक्सर सिर में दर्द की शिकायत करते हैं और आंखें बंद करते रहते हैं। ये बच्चे बार बार पलक झपकते रहते हैं। जब श्यामपट्ट पर लिखी चीजों को लिखते समय बगल में बैठे छात्र से जोर जोर से पढ़ने को कहते हैं, यानी कि इन बच्चों को सही से नहीं दिखता तो अपने साइड में जो अपना सहपाठी है उससे कहते हैं जरा तेज तेज बोल, जिससे कि हमें भी ये चीज समझ में आ जाएगी। तो उसके बोलने से ये लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाते हैं। जब इन्हें सही से नहीं दिखता तो अपनी पुस्तक उठाकर अपनी आंख के पास ले जाते हैं, जिस प्रकार से ये इसे सही से देख पाते हैं।
एक आंख को बंद करके सिर को ऊपर उठाते हैं, यानी एक आंख को बंद करेंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे, कभी आंख को मसलेंगे। इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये जो है दृष्टिबाधित बच्चे हैं। अब इसके अलावा भी और कुछ इनकी पहचान होती है। आंखों का आकार भिन्न प्रकार का होता है, यानी कि इनकी जो आकार है सामान्य बच्चों की आंखों से तो थोड़ी भिन्न होती है। आंखों की पलक छोटी एवं आंख लाल रहती हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होती है, यानी ये जो है प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं, यानी बहुत जल्दी में जो है लाइट से प्रभावित होते हैं। ये तेज लाइट या कम लाइट से इन्हें एकदम से परेशानी होती है। जो सामान्य बच्चे दृष्टि के बच्चे होते हैं वो जो है कम लाइट पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये जरा सी लाइट कम होने पर नहीं देख पाते। जब दूर की वस्तु देखते हैं तब शरीर में तनाव होता है, यानी कोई दूर रखी वस्तु देखते हैं, यानी क्लास में दूर बैठे हैं और वहां बोर्ड पे देखते हैं ये दृष्टिबाधित बच्चे, तो इनके पूरे शरीर में तनाव होता है, यानी पूरी कंसंट्रेशन पूरा जोर देखने पे लगाते हैं। तो इससे पता चल जाता है, शारीरिक तनाव से हम पता लगा सकते हैं कि ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं। आंखों से पानी बहता रहता है, आंसू बहते रहते हैं, इनकी आंखों से पानी और आंसू भी बहते रहते हैं, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। चलते समय गलत तरीके से पैर रखना, यानी कि जब चलते हैं तो इन्हें सही से पता नहीं चलता कि हम पैर कहाँ पर रख रहे हैं। कभी-कभी ये एक पैड़ी से दूसरी पैड़ी, मतलब जीने की जो आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो उन पे भी जो है गलत तरीके पैर रखने के कारण गिर भी जाते हैं कक्षा में। आंखों का टेढ़ापन या तिरछापन अथवा आंखें भारी रहती हैं। तो ये सारी जो पहचान है, इनके माध्यम से हम पहचान करने के बाद अपने बच्चों की ये जो है दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसके लिए हम शिक्षा में इनके लिए क्या-क्या व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रकाशों में रखा जाता है, जिन इनके संबंध में कुछ कहने और देखने को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब कि इन्हें जो हम प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप कुछ कहिए, कुछ देखिए, उसके बारे में बताइए, जिससे कि इनकी शब्दावली का ज्ञान होता है। इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाए जाते हैं कि ये कैसा रंग है, ये कैसा रंग है, इन्हें दिखा के इनसे क्या बोला जाता है कि बताइए क्या है। तो इस तरीके से इनकी जो शब्दावली में भी वृद्धि होती है। वस्तु के निरीक्षण में पर्याप्त समय दिया जाता है और रंगीन प्रकाश दिया जाता है। अब वस्तु का परीक्षण, यानी कोई चीज दिखाई हमने, सामान्य जो बच्चे होते हैं वो एकदम से देख के पहचान लेते हैं ये है, ये है, और जो जिनकी दृष्टि कमजोर होती है तो उनकी अपेक्षा इन्हें समय ज्यादा दिया जाता है। मान लीजिए उन्हें उस चीज को पहचानने के लिए 1 मिनट है, तो इन्हें लगभग 1.5 या 2 मिनट दिया जाता है। जिस प्रकार से कि आप नेट टेट सी टेट या किसी भी प्रकार के टेस्ट में देखते हैं कि दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं उनके लिए समय जो है अधिक दिया जाता है, यदि वो मांग करते हैं तो। उनसे चित्रों आकृतियों को बनाने को कहा जाता है, मतलब उनसे कहा जाता है कि आप चित्र बनाइए, देखकर आकृति बनाइए, जिससे कि उनका जो है थोड़ा सा वो आइडिया उन्हें हो जाता है कि ये क्या चीज है। तो चित्र बनाने से, आकृति बनाने से, उन आकृतियों की पहचान से जो है वो बता सकते हैं ये क्या चीज है। आंखों में यदि उन्हें सही से नहीं दिखता तो उस आकृति की जब उन्हें पहचान होती है तो उस आकृति की छाव से, उसकी पहचान से भी वो पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज है। उन्हें भविष्य में इस चीज से फायदा मिलता है। वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श कराया जाता है और लंबाई एवं चौड़ाई का ज्ञान दिया जाता है। अब वस्तुओं के जो आकार होते हैं उनको उनसे छुआया जाता है कि ये कितना लंबा कितना चौड़ा, जिस तरीके से कि वो छू के ही बता सकते हैं कि यह है कमरा, यह मेज कितनी बड़ी है, या लैपटॉप कितना बड़ा है, या यह किताब कितनी बड़ी है, हमारे कमरे का आकार क्या है। तो इस तरीके से वो जो है अपना एक आइडिया ले लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ा कम देखने पे भी अपना काम चला सकते हैं। यानी कि अगर यदि कम लाइट कम है या किसी कारणवश उन्हें कम दिख रहा है, तो वो थोड़ा वस्तु की लंबाई चौड़ाई के आकार के बोध से उन्हें छू कर जो स्पर्श करके उन्हें बोध कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से जो है वो उसका आइडिया ले सकते हैं। अब इसके अलावा क्या इनका और क्या कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में स्मृति के विकास में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जटिलता को कम करने के लिए विशिष्ट क्रम में रखा जाता है। यानी कि जब इनकी स्मृति यानी इनकी याददाश्त का, इनकी मेमोरी का जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक हम संकेतों के प्रयोग के माध्यम से बताते हैं, ना कि इन्हें जो है कोई मतलब एक पुस्तक या किसी रटी रटाई चीज को दिखा के। और जटिलता को कम किया जाता है। इनकी शिक्षा व्यवस्था में जो जटिलता होती है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। इनको और क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं हम, गेंद को पकड़ने एवं फेंकने का अभ्यास कराते हैं। गेंद को पकड़ने और फेंकने से क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो उसके माध्यम से भी ये जो है थोड़ा एक्टिव होते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें प्रत्ययों का शिक्षण कराया जाता है। जो प्रत्यय होते हैं उनको शिक्षण कराया जाता है। उन्हें तथ्यों एवं घटनाओं का भी बोध कराया जाता है। जो तथ्य हैं, जो घटनाएं, उनका बोध करवा कर जो है इनकी हम सहायता कर सकते हैं। इनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाती है, यानी हम इनकी कक्षा अलग से भी लगा सकते हैं यदि इन्हें आवश्यकता होती है तो। और सामान्य बच्चों की अपेक्षा इन्हें जो है कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। इनके शिक्षण कार्य में सहकारिता योजना का प्रयोग किया जाता है, यानी इनकी शिक्षण कार्य जो होते हैं इस तरीके के बनाए जाते हैं। इस तरीके से उनको डिजाइन किया जाता है कि उसमें जो है एक तरीके से एक दूसरे के सहयोग से वो जो है शिक्षण कार्य पूरा हो, यानी क्लास के सभी सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, अध्यापक सब मिलकर जो है उसमें अपने
एक एक्टिविटीज करें, उसमें जो है उनका जो है रोल हो वो हाथों से करें, मतलब उसे करके देखें, एक तरीके से सहयोग हो शिक्षण कार्य में, तो इस प्रकार का उनसे शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो ये हुए आपके दृष्टिबाधित लोग। और इसके अलावा भी इनका जो शैक्षिक कार्यक्रम है, इसमें जो और थोड़े आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कम देखने वाले बच्चे और औसत बच्चों का पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता। अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी आंखों पर जोर न पड़े, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम ज्यादा होता है, और जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनका जो है पाठ्यक्रम थोड़ा कम रखा जाता है, जिससे कि उनकी आंखों पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कि यानी अगर सामान्य पाठ्यक्रम है तो 4 घंटे का, तो उनका पाठ्यक्रम 2 या 3 घंटे का रखते हैं, जिससे कि उनकी आंखों पर कम वर्कलोड हो, जिससे कि उनकी आंखें भविष्य में थोड़ा सिक्योर रहें। इनके कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होती है। सबसे मुख्य बात यह है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उन्हें कम रोशनी में दिखाई कम देता है। सामान्य दृष्टि के लोग जो है वो कम रोशनी में काम चलाते हैं, तो इनकी जो है प्रकाश की व्यवस्था में उचित रखनी होती है इनकी कक्षाओं में। इनकी कक्षा का फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि वे सुविधा अनुसार चाहे जहां बैठ सके, यानी कि कक्षा का फर्नीचर फिक्स नहीं होना चाहिए। इनकी कुर्सियां जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे दाएं बाएं कर सके, जिससे कि उन्हें देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से इनकी फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके शिक्षण हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो विशेष विशेष यानी विशिष्ट बीएड वाले लोग होते हैं, या विशेष विशेष रूप से इसी तरीके से जो पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, तो ऐसे अध्यापकों के विशेष घंटे भी इनके लिए लगाने चाहिए। इनके शिक्षण में शिक्षण सहायक उपकरणों जैसे उत्तल लेंस वाले चश्मे, दृष्टि यंत्रों, आकृतियों, दृष्टि कैमरा और टेलीस्कोपी, अक्सर चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कि जो यंत्र ऐसे होने चाहिए, जैसे उत्तल लेंस है, कोई भी चीज में बड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा जो है आपका चश्मा या दृष्टि यंत्र, जो मतलब आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ ऐसी आकृतियां होनी चाहिए जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे। दृष्टि वाले कैमरे होने चाहिए, टेलीस्कोपी। इसके अलावा अक्षरों को जो बड़ा करने वाले जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग जो है हमें कक्षा में इनके लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से हम दृष्टिबाधित शिक्षा बच्चों के लिए शिक्षा में ये प्रावधान कर सकते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें लागू कर सकते हैं। तो इससे अगली कक्षा में हम श्रवणबाधित के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था ये था आपका दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में, जिनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जाना, इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे हम अपनी कक्षा में ये जाना। और इसके अलावा हम दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो आप इसके बाद अगली कक्षा में अपना श्रवण बाधित का लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।